Myself Sardar Singh, Associate Professor, Geography, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपका जो चैप्टर है बीए पार्ट फर्स्ट, पेपर फर्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक है नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में विद्यार्थियों दो तरह के स्थल रूपों का निर्माण होता है। एक तो होता है अपरदनात्मक स्थल रूप और दूसरा होता है निक्षेप जनित स्थल रूप। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अपरदनात्मक स्थल रूपों का। अपरदनात्मक जो स्थलाकृतियाँ हैं उनका निर्माण नदी के प्रत्येक भाग में होता है, क्योंकि ये प्रत्येक भाग में अपरदन करती रहती है और इसके फलस्वरूप कई प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण इनके कारण होता है। नदी अपनी घाटी तथा अपने समीपी स्थलखंडों पर अपरदन द्वारा नए नए स्थल रूपों का जो निर्माण है, विकास करती है, जिसके परिणाम स्वरूप जो स्थल रूप है वो निम्न प्रकार के हैं। पहला है वी आकार की घाटी, दूसरा जलप्रपात, शिवरिकाएँ, वाटरफॉल एंड रैपिड्स, तीसरा जलगर्तिकाएँ, चौथा है संरचनात्मक सोपान, पांचवा नदी वेदिकाएँ या रिवर ट्रेरैक्स, फिर है नदी विसर्ग, फिर है कवेस्टा, शुक्रकटक और संप्राय मैदान। तो विद्यार्थियों सबसे पहला है वी आकार की घाटी। वी आकार की घाटी जो है उसका निर्माण तब होता है जब नदियाँ पर्वतों के ऊपर से होकर जब गुजरती है या घाटियों में से होकर गुजरती है तो ऊपरी भाग का अपरदन कम होता है और उसकी तली का अपरदन कम होता है। उस समय वी आकार की घाटी का निर्माण होता है, यानी उसकी घाटी का अपरदन अधिक होता है, ऊपरी भागों का अपरदन कम होता है और घाटी वी आकार की हो जाती है। तो ये जो अवस्था है तरुणावस्था में इस तरह की स्थिति होती है, यानी तली को काट कर नीचा कर देती है और ये क्रिया निरंतर होती रहती है और निरंतर होने के कारण इसका आकार आंग्ल भाषा के वी शब्द की भांति हो जाता है। तो ऐसी जो घाटियाँ वो काफ़ी तंग और गहरी होती है और धीरे धीरे इनका जो है विकास इतना अधिक गहरा हो जाता है कि जब नदी उसमें प्रवाहित होती है तो ये पतली धार के रूप में चलती रहती है। दूसरा है गॉर्ज अथवा कैनियन। वी आकार की घाटी जब अत्यंत तंग और गहरी हो जाती है तो उसके संशोधित रूप को ही गॉर्ज या कैनियन कहते हैं। गॉर्ज का जो पार्श्विक ढाल 85 डिग्री से 90 डिग्री के बीच होता है। उत्तरांचल में जो अलकनंदा नदी बहती है, भागीरथी है, अन्य नदियों ने गॉर्ज का निर्माण किया है। इनमें शीर्ष पर देखने पर जल एक पतली रेखा के रूप में नजर आता है। फिर है कैनियन। कैनियन गॉर्ज का बड़ा रूप होता है, आकार में विस्तृत होते हैं ये। इसकी दीवारें बिल्कुल खड़े ढाल वाली होती है और कैनियन की जो गहराई बहुत अधिक होती है, इसके ऊपर से जल दिखाई नहीं पड़ता है। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियों में 600 मीटर से अधिक गहरे कैनियन का निर्माण होता रहता है। वर्ल्ड में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो नदी ने ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया है, जो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है। और ये कैनियन 2088 मीटर गहरी और 483 मीटर चौड़ी खाई के रूप में है। दूसरी स्थलाकृतिय विद्यार्थी है जलप्रपात। जलप्रपात क्षेत्र विशेष में जब कोई नदी प्रवाहित होती है और उसके मार्ग में कठोर और मुलायम चट्टानें क्षैतिजवत रूप से और ऊर्ध्वाधर रूप से विद्यमान होती है तो नदी मुलायम चट्टानों को तो आसानी से अपरदित कर देती है, लेकिन कठोर चट्टानें एज इट इज बनी रहती है, दृढ़ खड़ी रहती है। तो ऐसी स्थिति में कठोर चट्टानों
से होकर के पानी तेज गति से नीचे की ओर गिरने लगता है तो उसको जलप्रपात कहा जाता है। यानी नदी मार्ग में विघटन और कठोर चट्टानें स्थलखंड का जो उत्थान है, अवतलन है आदि के कारण इनमें विघ्न बढ़ जाता है और इस तरह से तीव्र और खड़े ढाल वाले भागों का निर्माण होता है, जिसके ऊपर से होकर के नदी तेज गति से नीचे की ओर गिरती है तो उसको जलप्रपात कहा जाता है। नेक्स्ट विद्यार्थियों, जो आकृति है संरचनात्मक सोपान जलगर्ती का। पानी जब अपर्दित भागों में होकर के प्रवाहित होता है या नदियाँ जब अपनी तली में कंकड़ पत्थर को आगे ढकेलती है तो निरंतर गड्ढे करती हुई चलती है और इसको जलगर्ती का कहा जाता है। छोटे छोटे नदी की तली में गड्ढे हो जाते हैं, पॉट होल्स हो जाते हैं, तो इनको जलगर्ती का कहा जाता है। फिर यह संरचनात्मक सोपान नदी के मार्ग में कभी कभी कठोर मुलायम चट्टानें के जमाव होते हैं, क्षैतिज रूप से होते हैं और नदी मुलायम चट्टानों को तो अपर्दित कर लेती है, लेकिन कठोर चट्टानें बाहर की ओर निकली हुई होती है और इसके फलस्वरूप जो कठोर चट्टानें उसके ऊपर पर्दन कम होता है और मुलायम चट्टानों पर ज़्यादा होता है। तो इस तरह से सोपानाकार घाटी का निर्माण होता है, जिसको संरचनात्मक सोपान भी कहते हैं। नदी वेदिकाएँ, रियोटेरेक्स, नदियों में अनेक सोपान वेदिकाएँ होती है। नदी अपर्दन क्रिया से अपनी घाटी को चौड़ा करती रहती है और जब वह एक विकसित हुई चौड़ी घाटी का निर्माण कर लेती है तो नदी परवर्णित हो जाती है। यदि उसमें आधार तल में परिवर्तन हो जाए तो नदी में नवोन्मेष हो जाता है, नदी पुनः निम्नवर्ती अपर्दन प्रारंभ कर देती है। तो ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और नदी पुनः चौड़ी घाटी का निर्माण करती है और इस प्रकार आधार तल में परिवर्तन से कई सीढ़ी नुमा वेदिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये घाटियाँ संकीर्ण और चौड़ी हो दोनों हो जाती है, तो इसको नदी वेदिका ही कहा जाता है। नदी विसर्प, नदी विसर्प नदियाँ पर्वतीय भागों में छोड़ करके जब मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो इसकी प्रदन की जो प्रकृति उसमें चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है? निम्नवर्तीय प्रदन स्थगित हो जाता है और क्षैतिज प्रदन ज़्यादा हो जाता है। फलस्वरूप वह चौड़ी घाटी का निर्माण कर लेती है और जब पानी का फैलाव ज़्यादा प्रौढ़ावस्था में जब नदी सीधे मार्ग से प्रवाहित नहीं होकर के और टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर के प्रवाहित होती है, यानी सर्पिलाकार आकृति हो जाती है, तो उसको नदी विसर्प कहा जाता है। इस प्रकार नदी के मार्ग में छोटे छोटे मोड़ बन जाते हैं जिससे मियांडर या विसर्प कहते हैं और ये इस्तेला करती है नदी की जो वृद्धावस्था होती है उसमें इनका निर्माण होता है। फिर विद्यार्थियों हम बात करें पेनिप्लेन मैदान या संप्राय मैदान। कोई नदी तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था से होकर के जब गुजरती है तो किसी स्थलखंड को समतल बना देती है, तो ऐसी स्थिति को संप्राय मैदान कहा जाता है या पेनिप्लेन मैदान कहा जाता है। लेकिन जब कभी उनके बीच बीच में कुछ ऐसे कठोर चट्टानों के भाग अवशिष्ट रूप से मिलते हैं तो उनको स्थानीय भाषा में मोनार्नाक कहा जाता है। फिर विद्यार्थी हम बात करें नदी द्वारा निक्षेप जनित स्थल रूप कि नदियाँ जब चलती है तो अपने मार्ग में जो लाए हुए कंकड़ पत्थर, मिट्टी, महीन मिट्टी, कांप मिट्टी उसका निक्षेपण कर देती है, तो उसे कहते हैं निक्षेप जनित स्थल रूप। तो इसमें सबसे पहला जो स्थल रूप है वो जलोढ़ पंखु, दूसरा है जलोढ़ शंकु, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ का मैदान और पांचवा डेल्टा। जब कभी नदी अपने साथ में कंकड़ पत्थर और बड़े बड़े बारीक टुकड़ों को या उनके कणों को विशाल जल राशि के साथ में लेकर चलती है तो पर्वतीय क्षेत्रों में नदी जब मैदानी भागों में उतरती है तो उसके वेग में कमी आ जाती है और वेग में कमी आने के कारण पर्वतीय भाग के आधार तल पर महीन कणों और इससे दूर बड़े बड़े टुकड़ों का जमाव हो जाता है, तो उसे जलोढ़ पंख कहा जाता है। जलोढ़ पंख यदि डाल तीव्र होता है तो उसे जलोढ़ शंकु कहते हैं
यहाँ ढाल तेज हो जाता है। और जब तीव्र ढाल वाली पपड़ी से नदी मैदानी भागों में उतरती तो उस समय नदी जल में मात्रा में कम और मलबा मात्रा अधिक होता है। तो ऐसी स्थिति में मलबे का निक्षेप सीमित क्षेत्रों में हो जाता है और इसको विद्यार्थी जलोढ़ शंकु कहा जाता है। यानी जलोढ़ शंकु का मतलब उसका ढाल होता है, ट्रायंगल जैसी आकृति बन जाती है। और जलोढ़ पंख का मतलब है पूरा पूरा मड, कीचड़ जब पर्वतपदीय भाग के अंदर जमा हो जाता है तो उसको पंख कहा जाता है। फिर है प्राकृतिक तटबंध, नेचुरल लीवीज। नदी अपने किनारों के मध्य प्रवाहित होती है और इस समय नदी के वेग और बोझ में मात्रा में जो है संतुलन बना रहता है। और जब कभी विद्यार्थियों वर्षा के टाइम में हिमद्रोण के समय नदियाँ तेज़ गति से मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो ऐसी स्थिति में नदियों के जो किनारे पे है महीन मिट्टी के या कांप मिट्टी के निक्षेप हो जाते हैं और प्राकृतिक तटबंधों का वो निर्माण कर देते हैं। फिर डेल्टा, जब नदी समुद्रों में गिरने की स्थिति में होती है तो अपने मुहाने पर बिल्कुल स्लो चलती है और स्लो चलते हुए अपने साथ में लाई हुई महीन कांप मिट्टी को लंबे चौड़े एरिया के अंदर जब निक्षेपित कर देती है तो उसको डेल्टा कहा जाता है। तो थैंक यू, धन्यवाद।